टू को डिवाइड में ले आओ, 8/2 बन जाएगा 4, तो A1/A2 हो गया 4। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी, तो भाई A1/A2 तुम निकाल चुके हो ना, तो इसका स्क्वायर कर दो, ये हो गया स्क्वायर, आंसर आ गया 16:1। आ गया कि नहीं आ गया? बोला था ना आसान है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन तो करके ही जाना है। तुम अगर ये सोच रहे हो हुआ है टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटीज 25:16, दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं, उनकी इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है 25:16, ठीक है। अब आपसे कहा गया फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा। अभी मेरे को पहले वाले में मैक्सिमा टू मिनिमा पता था, इंटेंसिटी इंडिविजुअल निकाली थी। अब इंडिविजुअल पता है, मैक्सिमा टू मिनिमा निकालना है। अगर आप मैक्सिमम इंटेंसिटी बाय मिनिमम इंटेंसिटी के फॉर्मूले पे जाना चाहते हो, मैं एम्पलीट्यूड से कंफर्टेबल हूं, मैंने कहा था, तो मैंने क्या किया, I1/I2 को लिख दिया A1/A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी स्क्वायर होती है एम्पलीट्यूड के। तो आएगा 25:16 विच इज फ्रिंज विड्थ उस समय है x। जो आपके पास डिस्टेंस होगी, आपको नहीं बताया, आपने लिख दिया स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। आपको नहीं बताया कि कैपिटल D कितना है, तो आपने लिख दिया D1। इसके बाद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज इंक्रीज टू, नई वेवलेंथ हो गई 600 नैनोमीटर, 600 एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज हाफ, मतलब जो नया वाला सेपरेशन है वो आधा हो गया, पहले D था तो अब हो गया D/2 बिटवीन द सेम। अच्छा, इफ अगर अपन को ये कहा गया है कि फ्रिंज विड्थ मुझे सेम चाहिए, तो अब आप ये बताओ कि इन दोनों केसेस में फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द प्लेन। इन दोनों के, स्क्रीन और प्लेन के बीच में, स्लिट वाले प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है कैपिटल D, उसका रेशियो कितना होगा? तो पहले केस में D1 था, दूसरे केस में D2 था, दोनों केस में फ्रिंज विड्थ सेम है। तो मैंने क्या करा, β1 = β2, λ1 400, तो D1/D2 की वैल्यू आ जाएगी 1200/400 यानी कि 3। कहा गया कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लैम्डा निकालो। तो यार अपने पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा D/d। अब मुझे चाहिए क्या, चेंज इन फ्रिंज विड्थ। क्या लैम्डा बदल रहे हो? नहीं। तो अगर चेंज इन फ्रिंज विड्थ है, उसके लिए तुमने क्या चेंज किया, D को चेंज किया, ना तो स्मॉल d को चेंज करा ना लैम्डा को। तो चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा चेंज इन D अपॉन स्मॉल d, दैट्स इट। ये कितना दे रखा था अपन, विड्थ A illuminated by the monochromatic light of wavelength 700 nanometer lambda. Calculate the value of A मतलब स्लिट की विड्थ for the position of first minima at of 30 डिग्री। बड़ा एंगल है, छोटा एंगल होता तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, डेरिवेशन में बताया है, मगर अगर बड़ा एंगल है तो अपने पास जो फॉर्मूला आता है एंगुलर पोजीशन का, वो साइन थीटा इज इक्वल टू δ/a आता है। अगर मैं आपसे बोलूं डार्क के केस में ये हो जाएगा n लैम्डा, क्योंकि डिफ्रैक्शन है उल्टा, मगर फर्स्ट है इसीलिए n की वैल्यू 1 इंटू लैम्डा अपॉन a, साइन 30 डिग्री, साइन 30 हो गया 1/2, लैम्डा हो गया 700, a की वैल्यू आ गई 1400 नैनोमीटर, या फिर 1.4 अपने पास आ जाएगा माइक्रोमीटर, बट उसकी टेंशन मत लो, यहां छोड़ो, यहां आ जाओ। फर्स्ट मिनिमा एट एन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री, फर्स्ट मैक्सिमा मतलब कि डेल्टा हो जाएगा 2n + 1 λ/2, n की वैल्यू है 1, तो 2 × 1 + 1 यानी 3 × 700/2a। इस 2a को अगर अपन देखें, साइन 30 बन गया 1/2, ये चीज हो गई अपने पास, किमा का मतलब हो गया कि n की वैल्यू हो गई 1, तो यहां 1 रख दो, तो ये कितना आ जाएगा 3/2 λ/a, क्योंकि ये हो जाएगा 3, 2a तो पहले से ही था। उसके बाद कौन सा मिनिमा बोला है, थर्ड मिनिमा के केस में डेल्टा हो जाएगा डिफ्रैक्शन में n लैम्डा, n की वैल्यू हो गई 3, तो थीटा 3 आ गया 3 λ/a। जैसे ही ये आया, इनके बीच का एंगुलर सेपरेशन चाहिए था, तो थीटा 3 - थीटा 1, क्योंकि अपन को ये पता है ना ये बड़ा है, तो इनके बीच का एंगल चाहिए, माइनस की टेंशन नहीं लेना। सो थीटा 3 - थीटा 1, 3 λ/a को 3/2 λ/a से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 3/2 λ/a। यहां लैम्डा की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, ये जो एंगल है ये आंसर आएगा रेडियन में, डिग्री में चाहो तो 180/π का मल्टीप्लाई करो, नहीं तो यहां पर रेडियन में आंसर छोड़ दो। होकर आई है, इस ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ठीक है, अब आपको पता है कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हुई है और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है।
और ये लाइट जो है ये कंप्लीटली पोलराइज तब होगी जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ऐसी कंडीशन में इंसिडेंट एंगल की वैल्यू किसके बराबर होती है? इंसिडेंट एंगल की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है, और ये ब्रूस्टर लॉ था जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ था। दिस लॉ इज नोन एज ब्रूस्टर लॉ। ठीक है, ठीक है। तो यहां पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा गया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हो जाएगी 10i और इंसिडेंट एंगल इज गिवन 60 डिग्री। दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1060। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, मुझे पता है बहुत इजी क्वेश्चन है। आधे बच्चे सोच रहे होंगे मैम 500 क्वेश्चन सीरीज में तो लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्लेट एट अ पोलराइजिंग एंगल 57 डिग्री। पोलराइजिंग एंगल का क्या मतलब है? इसका मतलब है जो इंसिडेंट एंगल है वो ब्रूस्टर्स एंगल है, ब्रूस्टर्स एंगल है। और अगर हम किसी लाइट को ब्रूस्टर्स एंगल से इंसिडेंट कराते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। देखो कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है। एंड रिफ्रैक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। रिफ्रैक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि अगर हमने लाइट को पोलराइजिंग एंगल से इंसिडेंट कराया है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पोलराइजिंग एंगल का मतलब ही ये हो गया कि ब्रूस्टर एंगल, और ब्रूस्टर एंगल से अगर लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होती है, और ट्रांसमिटेड लाइट जो होती है वो पार्शियली ट्रांसमिटेड रे विल बी पार्शियली पोलराइज्ड। देखा हुआ है इसकी ऑप्टिकल एक्सिस वर्टिकल से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अब यहां से जो पोलराइज्ड लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? अगर इसकी इंटेंसिटी I0 है, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। वो I0 cos स्क्वायर 45 होगी। दिस इज द मेलिस लॉ। पर ये यहां नहीं लगेगा। मेलिस लॉ तब लगाते हैं जब हम पोलराइज्ड लाइट को फिर से किसी पोलराइजर से पास कराते हैं। किस लाइट को? पोलराइज्ड लाइट को। ये कैसी लाइट है? ये अनपोलराइज्ड लाइट है। कैसी लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट जब पहली बार किसी पोलराइजर से निकलती है, राइट, पहली बार किसी पोलराइजर से निकलती है, डजंट मैटर पोलराइजर कितने एंगल पे रखा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल, डजंट मैटर, उसकी इंटेंसिटी जस्ट हाफ हो जाती है। याद रखना, अनपोलराइज्ड लाइट जब पहली बार पोलराइज्ड होती है, डजंट मैटर व्हाट्स द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजर डजंट मैटर, इंटेंसिटी जस्ट हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है? जस्ट होगा, पोलराइजेशन प्लेन होगा, वो इसकी ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट, ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल होगा। अब बोला क्या है कि हमने सेकेंड पोलराइजर को 60 डिग्री रोटेट कर दिया, 60 डिग्री रोटेट कर दिया, मतलब अब हमारा पोलराइजर मिनट अब हमारा पोलराइजर जो है वो पहले से 60 डिग्री एंगल बनाने लगा, 60 डिग्री एंगल। तो वो लाइट से, जो हमारी पोलराइज्ड लाइट है, उससे कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री। कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री। तो 60 डिग्री जब हमने उसे रोटेट किया तो अभी उसकी एक्सिस जो लाइट है, पोलराइज्ड लाइट, उससे कितनी बन रही है? 30 डिग्री। तो इस पर्टिकुलर केस में हम थीटा 60 नहीं बल्कि 30 डिग्री लेंगे। अब चूंकि ये पोलराइज्ड लाइट है, अगर कोई पोलराइज्ड लाइट वापस से किसी पोलराइजर से होकर आती है तब इसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए हम मेलिस लॉ यूज करते हैं। तो यहां पे हम मेलिस लॉ यूज करेंगे तो I की वैल्यू आएगी I0/2 cos स्क्वायर थीटा, राइट, दैट इज I0/2 cos स्क्वायर 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? √3/2। तो cos स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी 3/4, दैट इज 3I0/8। ये हमारी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है। दिस इज द ट्रांसमिटेड लाइट इंटेंसिटी। आपसे पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट ट्रांसमिटेड इज, दैट इज आपसे I/I0 × 100 की वैल्यू पूछी जा रही है, क्या होगी? I की वैल्यू आपने अभी अभी यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाली, वो कितनी है? 3I0/8।
डिवाइडेड बाई आई नॉट इंटू 100। आई नॉट कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 3 है। और ऐसे वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, सिर्फ कौन सी वेव को हम पोलराइज करते हैं? लाइट वेव को। किसको? लाइट वेव्स। कौन सी वेव को हम पोलराइज नहीं कर सकते? तो मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज नहीं कर सकते, बाकी सारी वेव्स पोलराइज हो जाएंगी। वेव, ये सब लाइट वेव्स की ही प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सारी क्या होंगी? पोलराइजर से पास कराया है, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है। तो पूछा जा रहा है वो लाइट जो ट्रांसमिटेड नहीं हुई है, डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड, जो बाहर ट्रांसमिट नहीं हुई है, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? उसकी इंटेंसिटी क्या होगी ये आपको बताना है। अत्यंत आसान क्वेश्चन। जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट बाई 2। ये तो आपको पता है, दिस इज द ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट, अगर बच्चे ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 है, तो जो रे ट्रांसमिट नहीं हुई है, यानी जो हमें जिसकी इंटेंसिटी निकालनी है, वो कितनी हो जाएगी? आई नॉट माइनस आई नॉट बाई 2। टोटल लाइट की इंटेंसिटी थी आई नॉट, ट्रांसमिटेड कितनी हो गई? आई नॉट बाई 2। तो जो ट्रांसमिटेड नहीं हो पाई वो कितना हो गया? आई नॉट बाई 2। इसका आंसर पोलराइज्ड लाइट बीम इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन टू द ग्लास, एन आपको 1.5 गिवन है, एट द पोलराइजिंग एंगल। ब्रूस्टर एंगल का मतलब ये है कि ये लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी तरह से क्या होगी? पोलराइज्ड होगी, राइट। और रिफ्रैक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर सही होगा? फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन आ चुका है, बस चेंज ऑन पोलराइजेशन की प्रोसेस में जो चीज चेंज नहीं होती है वो क्या है? इंटेंसिटी तो चेंज होती है, आपको पता है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, फेज भी चेंज होता है। जो नहीं चेंज होती वो क्या है? एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। आई नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ पेयर ऑफ निकोल्स मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर। दो आपके क्रिस्टल्स हैं, दो आपके क्रिस्टल्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है। तो आपको बताना है जो फाइनली लाइट इमर्ज हुई उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? फटाफट आंसर दीजिए। राहुल मिश्रा ने आंसर दिया है सी। और कोई बच्चा जो आंसर देना चाहेगा? और कोई बच्चा? 13th का आंसर 60 डिग्री एंगल बना रही है। यहां पे अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है। कितनी है? आई नॉट। तो यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी ये आपको बताना है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, ये आपको बताना है। तो देखो बच्चा, यहां पे जो इंटेंसिटी आएगी वो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? पहली बार जब पोलराइजर से लाइट जाती है तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, डजंट मैटर पोलराइजर कितने एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी लाइट की और इस वाले हमारे पोलराइजर के बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। जब पोलराइज्ड लाइट एक बार पोलराइजर से पास होती है तब हम मेलिस लॉ लगाते हैं, और अब जो इंटेंसिटी आएगी वो आ जाएगी आई नॉट बाई 2 cos square थीटा। दोनों 60 डिग्री, दैट इज द cos square 60। आंसर 4th one इज द करेक्ट आंसर। आपको ग्राफ बताना है द डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइन ऑन द एंगल बिटवीन द पोलराइजर एंड एनालाइजर। पोलराइजर और एनालाइजर मतलब ये तो पोलराइजर है जिसने हमारी अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज पोलराइजर। और दिस इज एनालाइजर, जो दूसरा पोलराइड है उसे हम क्या बोलते हैं? एनालाइजर। पोलराइजर और एनालाइजर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उस थीटा और इंटेंसिटी के लिए आपको इनमें से ग्राफ सही बताना है कौन सा होगा। विच वन इज द करेक्ट आंसर? इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, एक जिसे आता है वो 5 सेकंड में आंसर दे सकता है। cos स्क्वायर थीटा के प्रोपोर्शनल आया। किसके प्रोपोर्शनल आया? cos स्क्वायर थीटा के। तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारा बच्चा cos स्क्वायर थीटा का ग्राफ बनेगा। किसका ग्राफ बनेगा? cos स्क्वायर थीटा का। ये ग्राफ तो sin थीटा का है या sin स्क्वायर थीटा का है, तो ये तो हो नहीं सकता।
ये ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब या तो 90 डिग्री पे, इसलिए सेकंड वन वाला आंसर सही है और फोर्थ वाला आंसर गलत। 5 पोलराइड्स, ठीक है। एक नेचुरल लाइट अगर बोल दी गई है तो आपको मान के चलना है कि वो अनपोलराइज्ड लाइट है। हम जितनी भी नेचुरल लाइट्स की बात करते हैं सारी की सारी अनपोलराइज्ड लाइट होती है। उसे हमने 5 पोलराइड्स पे गिराया और सारे के सारे पोलराइड एक दूसरे से 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोसीडिंग 1। पहले वाले से हर दूसरा पोलराइजर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आपको बताना है फ्रैक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी दैट पासेस थ्रू द सिस्टम इज, ठीक है। जो लाइट इमर्ज, कोई आंसर, ठीक है। 5 पोलराइड्स थे, पहला दूसरा पोलराइजर। इसका डायग्राम डेफिनेटली थोड़ा एंगल बना के, अब मैं एंगल बार बार नहीं बनाऊंगी, ठीक है। ये दूसरा, उसके बाद फिर 60 डिग्री एंगल पे तीसरा, यहाँ पे भी थीटा कितना हो जाएगा 60। फिर जो चौथा पोलराइजर आएगा उसके लिए भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे जो 5वां पोलराइजर आएगा उसके लिए भी एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। एक यहाँ पे एक क्रिस्टल, यहाँ पे एक क्रिस्टल, यहाँ पे क्रिस्टल। 4 पैगी I0/32 कितनी हो गई I0/32। उसके बाद ये फोर्थ पोलराइजर से होकर आई। अब नीचे लिखूंगी तो मेरे फोटो के पीछे छिप जाएगा, वीडियो के पीछे छिप जाएगा, इसलिए ऊपर लिख रही हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब फोर्थ वाले पोलराइजर के लिए इंसिडेंट लाइट है I0/2, एंगल अभी भी 60 डिग्री है तो cos स्क्वायर 60, मैलिस लॉ लगा दिया। cos स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/4, तो ये हो जाएगा I0/32 इंटू 4, दैट इज I0/128। फोर्थ पोलराइजर पे जो लाइट निकली है वो I0/28 है। जब फाइनली फिफ्थ पोलराइजर से लाइट निकलेगी तो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, I0/128 cos स्क्वायर 60। क्या आप लोगों को क्लियरली विजिबल है? मैं नेक्स्ट 8 cos स्क्वायर 60 यानी फिर से मैलिस लॉ लगाया, राइट। तो अब आपका रिलेशन आया I इज इक्वल टू I0/128 और cos स्क्वायर 60 की वैल्यू 1/4 होती है, तो ये आ गया I0/512। बच्चा 112 क्या आंसर आया 1/। Now just a question given a refractive index of water is 4/3 and ब्रिस्टर एंगल कितना होगा। ब्रिस्टर एंगल की बात करें तो एंगल ऑफ वही पोलराइजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब हमारा जो फाइनली रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का जो एंगल हो π/2 हो जाए तो tan और ब्रिस्टर एंगल किसके इक्वल हो जाता था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, है ना, tan, ठीक है। तो ब्रिस्टर एंगल इसके इक्वल हो जाएगा तो आई वी के tan इनवर्स निकाल दो, 53 एंगल आ जाएगा। तो ये भी हम बता चुके हैं। अगर ये एंगल है, ये जनरल है, जनरल नहीं कह सकती, पार्टिकुलर केस दे रखा होता है। 5-3 के बीच एंगल होगा 53 और जो बच गया 37, ठीक है। 5-3 के बीच 53। दूसरा है द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इज, इतना है क्रिटिकल एंगल गिवन है। क्रिटिकल एंगल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपका ब्रिस्टर एंगल निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें ये दिखाना है जो हमारा प्रोपोगेशन ऑफ लाइट है किसने अपना योगदान दिया। तो यार ध्यान रखना है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी न्यूटन्स ने भी किया, वेव थ्योरी मतलब हाइजेंस प्रिंसिपल ने भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने भी, क्वांटम थ्योरी ने भी और डे ब्रोगली वेवलेंथ ने भी। डे ब्रोय मैक्सवेल भी थे, क्वांटम भी थे और वेव भी थे, हाइगन भी और न्यूटन साहब ने भी। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन तीनों ने मिलकर के दिया। डिफ्रैक्शन कौन नहीं दे सकता, डिफ्रैक्शन क्या होती है, वेव बताया जा रहा है। वेव किसने नहीं कर पाया, न्यूटन ने और क्वांटम ने। तो ये तीनों ने ना डिफ्रैक्शन ना इंटरफेरेंस, क्योंकि इसमें चल रहा है वेव, वो बता रहे हैं सिर्फ पार्टिकल। तो ना ही डिफ्रैक्शन ना ही इंटरफेरेंस और ना ही पोलराइजेशन, क्योंकि ये सब वेव पर डिपेंड है, ठीक है। और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली, इसे पार्टिकल की बात हो रही तो ओनली क्वांटम थ्योरी दे पाया, न्यूटन भी नहीं दे पाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5, बाकी सारे सिंपल हो जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है।
इन बाइडियसी एक्सपेरिमेंट द सोर्स स्लिट इज मूव टू क्लोजर टू द डबल स्लिट, यानी कि सोर्स, तीन चीजें आ रही हैं, सोर्स, स्लिट्स और स्क्रीन। अगर सोर्स की जो विड्थ है एस, स्मॉल एस है, और सोर्स और स्लिट्स के बीच में डिस्टेंस कैपिटल एस है, उसका रेशियो लैम्डा बाई डी से कम आ रहा है या इक्वल आ रहा है तो वो सेटिस्फाइड आ रहा है। अगर वो उससे ज्यादा आ रहा है एस बाई एस का, तो भैया वो नॉट सेटिस्फाइड होगा, फ्रिंग्स सेल ही नहीं होगा, मतलब डिस अपीयर हो जाएंगी, और डिस अपीयर हो जाएंगी तो जो पैटर्न है वो गेट लेस और लेस शार्प हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।